हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम सारे जो पूरा संपूर्ण पाठ है रिलेशन और फंक्शन उनके समस्त प्रश्नों को, उसके प्रकारों को ध्यान में रखते हुए पूरा रिवीजन कर लें। अभी हाल ही में मैंने अनाउंस किया था और उसमें मैंने बताया भी था कि हम लोग एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर सकते हैं जिसमें क्लास 12th को ध्यान में रखते हुए और रिवीजन हम करेंगे। हालांकि इसमें 12th के साथ साथ मैं 11th का भी पोर्शन लेके चलूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी देखते हुए चलेंगे जिसमें जो भी आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वो हम कवर कर लें, चाहे फिर वो 11th की हों चाहे वो 10th की हों, क्योंकि मैं 12th क्लास को ये मानकर चलूँगा कि उसको 11th क्लास की ज़रूरत होगी ही। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही लाभदायक रहेगी जितनी कि आपके बोर्ड की परीक्षाओं यानी 12th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। दूसरी बात यह है कि एक दो बार आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पर उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी सिंबल्स, नोटेशंस और मेरी भाषा शैली पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा। पहली बार यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे आपके जैसे और भी साथियों को उक्त के विषय में जानकारी मिल सके। चलिए, मुझे आशा है कि यह वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो इसलिए आप धैर्य के साथ बैठें और कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, जिससे कि आप एक बहुमूल्य जो समय है उसको देते हुए अंतिम रूप से आप लाभान्वित हो सकें। संबंध की बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद में करेंगे हम फंक्शन की बात। और ध्यान देने योग्य जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं इसमें कुछ छोटी छोटी सी स्टेप्स जो हैं उनको स्किप करते हुए चलूँगा, केवल बोल करके ही उनको बता दूंगा, यहाँ मैं उसे लिखने का प्रयास नहीं करूँगा। संबंध की जब हम बात करते हैं, रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअली बात सेट से शुरू हो रही होती है और सेट थ्योरी इससे पहले वाला एक चैप्टर है, क्लास 11th का है, उस पर मुझे ज़्यादा चर्चा करने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप एक बार पुनः सेट थ्योरी की जो सीरीज़ है उसको आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से यदि आपको कोई भी सेट में डाउट है तो वहाँ पहले आप देख लीजिए, उसके पश्चात ही इस वीडियो को शुरू कीजिए। सेट जब हम जान जाते हैं तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो जानने वाली चीज़ है वो है ऑर्डर्ड पेयर, या उसको हम कह सकते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी हिंदी भाषी हमारे साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप गणित में भी और अन्य विषयों में भी कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्दानुक्रम को याद ज़रूर किया करें जो हिंदी का मीनिंग है, और उसको आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में संजोना है, क्योंकि कम से कम मैथमेटिक्स में तो आपको 12th के बाद हिंदी में गणित देखने नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अंग्रेजी के भी शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दिया करें और कोशिश किया करें अंग्रेजी में ही उनको समझने के लिए भी। तो ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म की हम बात कर रहे हैं। जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो पेयर है वो क्रमित युग्म कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम कहीं सेट में लिखते थे a, b, तो इसमें आप b, a भी लिख सकते थे। इसमें कोई पेयर जो था ये क्रम की होने की कोई बाध्यता नहीं थी हमारे पास, क्योंकि a, b का अर्थ भी b, a ही हो सकता था। लेकिन वहीं पर हमको कुछ ऐसे क्रम में चीज़ों को लिखना होता है, जैसे कि मान लीजिए a सन ऑफ b ऐसे लिख रहे हैं मान लीजिए, तो a जो है वो पुत्र है b का, तो इसके क्रम को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही आप b और a को आगे पीछे कर देंगे तो उससे तात्पर्य ये हो जाएगा कि फिर b पुत्र है a का, जो कि असंभव बात है। तो इसलिए हमको कुछ क्रम इस प्रकार से बनाने पड़ते हैं जिसका सिमेट्रिसिटी नहीं हो सकती, तो उनको हम क्रमित युग्म कहते हैं, यानी उनमें क्रम जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आपने अभी अभी देख लिया क्रमित युग्म क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, जिनको निश्चित क्रम में लिखा जाता है, ऐसे पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। पहला जो आएगा, मान लीजिए a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो पहला है वो आपका पहला अवयव हो गया और जो दूसरा है वो दूसरा अवयव हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या नोट करना है, मैं जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको ऐसे हैश टैग करके लिखता हूँ, हैश का सिंबल बना करके, तो उनको आप लोग याद रखने योग्य समझें और उन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आने ही आने होते हैं।
सबसे पहला क्या कि क्रमित युग्म जो है वो दो अवयवों का समुच्चय नहीं है, यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो इसका मतलब ये नहीं है, ए कॉमा बी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसको बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, लेकिन इस सेट को ए कॉमा बी को आप बी कॉमा ए लिख सकते हैं, इसीलिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि क्रमित युग्म में अवयव समान भी हो सकते हैं। जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म में अवयव समान भी हो सकते हैं, अवयव समान भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं कहीं कहीं शॉर्टकट भी लिखूंगा जिससे कि आप लोग केवल सुने और अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और उस पर खुद से लिखिए। ठीक है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने परिभाषा में ही बताई है कि जो भी क्रमित युग्म है या ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका ऑर्डर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि जो ए कॉमा बी है उसको हम कभी भी बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, अगर ऐसा कर दिया हमने तो वो फिर नया ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, वो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहलाएगा। तो ये बात आई थिंक सो कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको कहीं ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल दिखाना भी हो, यानी कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपको दो ऑर्डर पेयर के इक्वल दिखाना है तो तभी हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। कब हो सकता है? जब पहली बात उनका पहला अवयव यानी कि फर्स्ट जो अवयव है, एलिमेंट है, वो कैसा हो? बराबर हो, इक्वल हो। और सेकंड वाली बात, उनका सेकंड जो एलिमेंट है वो भी कैसा हो? इक्वल हो। इसका मतलब साफ है कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर, मान लीजिए ए कॉमा बी और सी कोमा डी, बराबर होंगे तभी होंगे जब ए तो सी के बराबर है, यानी पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर है, एंड बी जो है वो डी के बराबर है, यानी दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस पर सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए कि इफ़ x + 2y, y इक्वल्स टू 3, x, तो y के और x के मान ज्ञात कीजिए, y, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर दिए हैं तो इसका पहला टर्म पहले के बराबर, दूसरा टर्म दूसरे के बराबर, तो x + 2y की जो वैल्यू है वो 3 और y की जो वैल्यू है वो x, यानी y = x है, तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x = 3x की वैल्यू आ गई है 1। ये इसको सॉल्व करना आप जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका मतलब आपने ऑर्डर्ड पेयर को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम किसकी बात करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, तो मैं इसलिए स्पीड में भी चलूँगा, आपको ध्यान रखना है। जहाँ आपको ज़रूरत हो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब हम दो सेट के कार्तीय गुणनफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, कैसे हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तब हम इसमें क्या करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं। तब ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल होगा वो होगा आपका A क्रॉस B, और उसको लिखेंगे हम कि उसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर A, B हैं और इस प्रकार हैं सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। या अगर B क्रॉस A फाइंड करना हो तो हम उसमें कहेंगे कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर BA सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो मान लीजिए यहीं से हम एक एग्जाम्पल भी शुरू कर लेते हैं। सेट ए में मेंबर हैं आपके A, B, और सेट बी में आपके जो मेंबर हैं वो हैं 1, 2 और 3। अब मान लीजिए मुझको लिखना है A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में आपका क्या बन सकता है? A का 1 के साथ, A का 2 के साथ, A का 3 के साथ, यानी A, 1, A, 2, A, 3, ऐसे ही B, 1, B, 2 और B, 3। ये आपका क्या हो गया है? A क्रॉस B हो गया है। इसी तरीके से आप B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं?
कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, क्या बात ध्यान देने योग्य है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि ए और बी कोई भी अगर रिक्त समुच्चय है, यानी या तो ए या बी, ए इक्वल्स टू 5 है या बी इक्वल्स टू 5 है, मैं कोई एक की बात कर रहा हूँ, या दोनों अगर कैसे हैं, रिक्त समुच्चय हैं, एम्प्टी सेट हैं, 5 हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चाहे वो ए क्रॉस बी हो या फिर बी क्रॉस ए हो, वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, या इसी का उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, 5 है यानी एम्प्टी है, तो इससे मतलब निकलता है कि या तो ए एम्प्टी सेट है या बी एम्प्टी सेट है, और लगा दीजिए यहाँ, या फिर दोनों ही एम्प्टी सेट है। ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, मैं कई बार कह चुका हूँ, हैश टैग के रूप में यानी हैश का सिंबल बना करके जो चीज़ें लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात हम इसके बारे में जान सकते हैं कि यदि ए एवं बी में से कोई एक अथवा दोनों कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, अपरिमित हैं। ठीक है, या तो ए इनफाइनाइट सेट है या बी इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों के दोनों भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और अगर फाइनाइट होते हैं तब ए क्रॉस बी में मेंबर जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या बी क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो उनके अलग अलग सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होंगे। यानी कि ए में अगर 2 एलिमेंट हैं, बी में अगर 3 एलिमेंट हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ 6। इसका मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कुछ जो रिजल्ट्स हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। पहला, एक तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दूसरा, इनको आप थ्योरम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी प्रमेय के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 हो जाए तो 3 का मतलब इंटरसेक्शन अगर हो जाए तो उस पर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। थर्ड की अगर हम बात करें कि अगर सब्ट्रैक्शन है यानी b माइनस सी है, तो उस पर भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, यानी a क्रॉस बी माइनस a क्रॉस सी। ठीक है, इनको प्रूफ भी किया जा सकता है, यदि आप प्रूफ करना चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सेट थ्योरी में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की थ्योरम को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देख लिया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं कि इससे आगे टॉपिक पर। अगर आप यहाँ चाहें तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि मान लीजिए a इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, और b इक्वल्स टू है 0,-1, तो आप a क्रॉस b भी निकाल सकते हैं, b क्रॉस a भी निकाल सकते हैं, a क्रॉस a भी निकाल सकते हैं और b क्रॉस b भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों को भी आप लोग खुद से निकाल के देखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसी सेट का एक एग्जांपल लेकर के आप इन थ्योरम्स को भी प्रूफ कर सकते हैं। ये बात हो गई है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मैंने पहले ही कहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप स्पीड को बढ़ा करके या स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ बैठिएगा तभी आपको बेहतर चीज़ें मिल पाएंगी। अब बात करेंगे हम रिलेशन की, संबंध की बात करने जा रहे हैं। संबंध तो एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हम कई बार देते हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि जैसे कोई एक सेट है A जिसमें दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये हैं। B की बात करें तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति।
इसी के साथ आप लोगों को ये याद भी होते जा रहे होंगे कि ये रामायण के महत्वपूर्ण पार्ट हैं और उनकी पत्नियों के नाम क्या क्या। ठीक है, अब हम एक रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो है पति होने का। पति होना आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं कि दशरथ जो हैं वो रिलेटेड हैं कौशल्या से, यानी दशरथ पति हैं किसके, कौशल्या के। इसी तरीके से कह सकते हैं हम कि दशरथ जो हैं वो रिलेटेड हैं किससे, कैकेयी से। इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो दशरथ हैं वो रिलेटेड हैं सुमित्रा से। आगे अगर बात करें तो राम जो हैं वो रिलेटेड हैं सीता से। इसी प्रकार से जब राम रिलेटेड हो गए हैं सीता से तो लक्ष्मण हो जाएंगे किससे, लक्ष्मण हो जाएंगे उर्मिला से, भरत हो जाएंगे मांडवी से और शत्रुघ्न हो जाएंगे श्रुतकीर्ति से। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, एक रिलेशन हो गया है। ठीक है, तो क्या परिभाषा दे सकते हैं हम, डेफिनेशन अगर रिलेशन की देनी होगी हमको तो क्या परिभाषा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए से सेट बी में कोई भी रिलेशन आर ए क्रॉस बी यानी कि जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है उसका सबसेट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है, यानी कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको लिखना आप लोगों को आ ही गया है। अगर कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी तो उनको हम ए रिलेटेड बी इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको पढ़े भी जाता किससे है, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ठीक है, ये आर आपका अलग अलग प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। यदि कोई ए और बी रिलेटेड नहीं है तो उसको इस प्रकार से क्रॉस कर दिया जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है, और इसको क्या पढ़ा जाता है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। ठीक है, अब अगली बारी आती है इसकी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशंस की संख्या कितनी बनेगी ये एक जानना जरूरी है। तो सपोज कीजिए कि यदि कोई सेट है ए जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हैं और उसमें एलिमेंट हैं एम, कोई एक सेट है बी वो भी फाइनाइट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एन। तो ए क्रॉस बी में हमने पिछली इसमें देखा था कि एम क्रॉस एन एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एम क्रॉस एन। और अभी अभी हमने बताया कि जो आर है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो सबसेट में संख्या हमने सेट थ्योरी में पढ़ी है कि वो कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ए क्रॉस बी में जो संख्या है वो है mn, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn हो जाएंगे। तो ये जो संबंधों की कुल संख्या है यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 की पावर m इंटू n। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, टाइप में अगर बात करें तो वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन भी कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो ऐसा कोई सेट जो कि क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी कि फाई जो है वो किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, हमने ये पढ़ा है सेट थ्योरी में। तो वो फाई जो है वो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन का भी तो सबसेट होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो वॉइड यानी कि फाई जो सेट है वो कैसा सेट है, वो कैसा रिलेशन हो सकता है, वो एम्प्टी रिलेशन हो सकता है। और इसको ए से बी में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रिलेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से होता है यूनिवर्सल रिलेशन जो यूनिवर्सल सेट से बनता है, समष्टि। तो ये भी आप जानते हैं कि खुद सेट जो होता है वो अपने ही सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी ए क्रॉस बी सबसेट हो सकता है किसका, अपने ही यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो ऐसी स्थिति में जो ए क्रॉस बी है ये खुद एक ऐसा रिलेशन है जो ए क्रॉस बी का सबसेट होने की वजह से बना है, और ये क्या होगा, सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा रिलेशन किसी भी सेट के लिए क्या होगा, फाई होगा। सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा, वो खुद सेट होगा। ठीक है, ये ए क्रॉस ए भी हो सकता है अगर एक ही सेट के अंतर्गत हम रिलेशन बना रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है डोमेन एंड रेंज की। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। ये क्या चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। इफ
आर ए टू बी, आर इज रिलेशन, आर इज क्या है, रिलेशन है कोई, कहाँ से, ए से लेके बी में। तब जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं यानी ए के जो एलिमेंट होंगे, यानी पूरा डिफाइन मैं कर दूं कि आर कोई ए कॉमा बी का पेयर है सच दैट इस प्रकार से है कि ए जो है वो ए के एलिमेंट है और बी जो है वो बी के एलिमेंट है। तब जो पहले वाले एलिमेंट हैं यानी कि ए, यानी कि डोमेन ऑफ आर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, वो आएंगे सारे के सारे ए जो कि कहाँ के मेंबर हैं, ए के हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि ए कॉमा बी कहाँ के मेंबर हैं, आर के मेंबर हैं, तो वो कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पहले पहले एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आर के डोमेन कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो बाद वाले एलिमेंट हैं यानी कि रेंज ऑफ आर के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, सारे के सारे बी आ जाएंगे जो कि कहाँ से हैं, बी के मेंबर हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट और याद रखने योग्य है, जब आपने डोमेन और रेंज की ये परिभाषा दी है, इसी के तहत आप ये ज़रूर देख पा रहे होंगे कि जो डोमेन ऑफ आर है ना, वो गारंटी की बात है कि वो सबसेट होगा किसका, ए का। क्यों, क्योंकि उसमें ए के ही तो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं सेट ए से। अब उसमें हो सकता है कि कुछ कम आए या हो सकता है बराबर आए, ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। इसीलिए डोमेन ऑफ आर जो है वो सबसेट होता है किसका, ए का। और रेंज ऑफ आर जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का। तो ये एक याद रखने योग्य बात है। आगे चलते हैं। अब बात आती है इनवर्स रिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, इनवर्स रिलेशन, हिंदी में कह सकते हैं प्रतिलोम संबंध। क्या कह सकते हैं इसको, प्रतिलोम संबंध की। इसके अंतर्गत हम देखिए क्या देखते हैं, प्रतिलोम संबंध जो होता है यानी कि यदि आर समुच्चय ए से, समुच्चय है ए से और समुच्चय बी में एक क्या है, संबंध है। ठीक है, एक संबंध है, तो जो आर का इनवर्स होगा, आर का प्रतिलोम होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा, आर तो था ए से बी में, वो आर का जो प्रतिलोम हो जाएगा वो बी से ए में एक संबंध हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हमने कर दिया उसको, संबंध होगा। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर इनवर्स से करेंगे। आर का प्रतिलोम को किससे डिनोट किया जाएगा, आर इनवर्स। यानी आर इनवर्स में कौन आएंगे, आर में आते थे ए कॉमा बी, तो इसमें आएंगे सारे के सारे कौन, बी कॉमा ए। और इस प्रकार से कि ए कॉमा बी जो है वो किस में है, आर में है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि ए रिलेटेड है बी से, तो बी रिलेटेड है आर इनवर्स के माध्यम से ए से। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अच्छा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, हैज़ के निशान से जितनी भी चीज़ें हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद करने योग्य हैं। डोमेन ऑफ आर जो होगा वो रेंज बन जाएगा किसकी, आर इनवर्स की। और इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ आर होगा वो डोमेन बन जाएगा किसका, आर इनवर्स का, क्योंकि जस्ट इनवर्स किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान देने योग्य बात है यहीं पर इसी बात के लिए कि जब भी आपको संबंध आर का प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स ज्ञात करना है, यानी आर से आपको क्या ज्ञात करना है, आर इनवर्स फाइंड करना है, तो बस केवल कुछ नहीं करना है आपको, जो ऑर्डर्ड पेयर थे यानी आर के जो ऑर्डर्ड पेयर थे ओपी ए कॉमा बी मान लीजिए, तो उनको बस परस्पर बदल दीजिए, तो वो क्या बन जाएंगे, बी कॉमा ए बन जाएंगे। आपने देखा ही कि इसमें आर इनवर्स में कौन आ रहा है, बी कॉमा ए, जबकि ए कॉमा बी किस में था, आर में था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर एक महत्वपूर्ण थ्योरम भी आती है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में आप लोग इसको याद कर सकते हैं, और वो है कि आर इनवर्स का भी फिर से इनवर्स करें, यानी कि प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम भी वापस से वही संबंध होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार की थ्योरम अलग अलग जगह कई जगह से आती हैं, चाहे वो मैट्रिक्स हो चाहे फिर ये रिलेशन हो। ठीक है, इसमें भी आप चाहें तो मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल से आपको बात अपनी क्लियर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ए इक्वल्स टू, आपने अब तक क्या सीखा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए ए सेट ये है और बी सेट में आपके पास 5
7, 8, 11 एंड 15 है और ये दो सेट हैं और R कोई इस प्रकार से परिभाषित है x R y सच दैट इस प्रकार से है कि y की जो वैल्यू है वो 2x + 3 है, जबकि x जो है वो a से होना चाहिए और y जो है वो b से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो R को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आपको लिखना है। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ सकता है R, यानी कि y की वैल्यू केवल वो लेनी है जो 2x + 3 की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। y आएगा कहाँ से? b से आएगा। ठीक है, तो बताइए ज़रा कि R में कौन कौन से अवयव आ सकते हैं। R में कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × 1, यानी 5 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 1 + 3, तभी तो 5 होगा। यानी कि 5 के लिए क्या लेनी पड़ेगी? x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1,5 जो है वो एक R का हिस्सा है। इसी तरीके से 7 को लिखने के लिए मुझको क्या लेनी पड़ेगी? वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, तो 2,7 हो जाएगा। ऐसे ही 8 तो मेरे ख्याल से किसी में भी नहीं बन पाएगा। अब 11 आ जाएगा 4 की वैल्यू के साथ, 4,11, तो वो 2x + 3y = को क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया R की वैल्यू मान लीजिए निकालनी हो मुझे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आप R का डोमेन और रेंज बता दीजिए, तो डोमेन ऑफ R बताइए क्या आएगा? केवल पहले एलिमेंट 1, 2 एंड 4। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे कि इट इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं रेंज ऑफ R की, तो रेंज में कौन कौन आ जाएंगे? जो बाद वाले एलिमेंट थे, तो वो कौन कौन है? 5 है, 7 है और 11 है। और आप देख पा रहे होंगे कि रेंज ऑफ R जो है वो सबसेट है किसका? B का। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए तीसरा मेरा क्वेश्चन अगर ये हो कि R इनवर्स भी फाइंड करनी है। क्या करना है? R इनवर्स। तो R इनवर्स में हमने अभी आपको सिखाया कि जस्ट ऑर्डर्ड पेयर को क्या करना है? बदल देना है। A, B लिखा है तो उसको B, A कर देंगे। आपके पास R ये लिखा हुआ है, इसको बस बदलना शुरू कर दीजिए। तो 5,1, 7,2 एंड 11,4, ये आपका आंसर आ गया है किसका? R इनवर्स का। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग ज़रूर करते रहिएगा। अगर आपको ज़रूरत है कि आप मुझसे चाहते हैं प्रश्न लेना प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को देख सकते हैं, रख सकते हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके R रिलेशन को लेकर के शुरुआती बात। अब अगर हम बात करें तो एक रिलेशन का जो प्रकार है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन चलता है, वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, इस पर सवाल पूछा जाता है 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में। इस पर हर हाल में सवाल आता ही आता है। इसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संबंध। चलिए इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट A, ठीक है, इस पर कोई संबंध है R, यानी कि, और वो जो है वो A क्रॉस A का क्या होगा? सबसेट होगा। R जो है वो क्या होगा? A क्रॉस A का सबसेट होगा। अब जो द्विआधारी संबंध है, बाइनरी जो रिलेशन है, वो क्या कहता है कि कोई सेट A से A में ही कोई संबंध अगर परिभाषित हो पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? द्विआधारी संबंध कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई R ऐसा रिलेशन है जो A से कहाँ तक जा रहा है? A पर ही जा रहा है, यानी कि A क्रॉस A खुद ही एक सेट है और उससे ही वो तैयार हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका बाइनरी रिलेशन कहलाता है। बाइनरी रिलेशन जो है वो जनरली 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैं बार बार रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा होता है सममित, सममित, ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तीसरा होता है प्रतिसममित, ये आप लोग शायद कम पढ़ते हैं, इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसकी। प्रतिसममित में होता है आपका एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, नोट्स ज़रूर आप लोग बनाते रहिएगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी आप ले लीजिए रिवीजन के लिए। फोर्थ होता है संक्रमक, संक्रमक रिलेशन या ट्रांजिशन कह सकते हैं, ट्रांजिशन। और फिफ्थ होता है लास्ट तत्समक,
तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन के 5 प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्सिव। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजी में ज़रूर पढ़ा करिए इन सब चीज़ों को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य रिलेशन की बात कर रहे हैं। हिंदी में के नाम से आपको समझ में आ रहा हो, स्वतुल्य यानी खुद से ही तुलना करना है। यानी किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध जो आर है वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव आर के द्वारा संबंधित है स्वयं से ही। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आर कोई डिफाइन है जो ए से कहाँ पर जा रहा है, ए में ही जा रहा है, तब ए कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आर के कहलाएंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ से आप अपनी बात रख सकते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3। ठीक है, तो बताइए आर के अंदर कौन कौन आएंगे? सारे के सारे ए कॉमा ए, यानी कि 1 1 2 2 3 3। और क्या क्या आ सकते हैं? 1 3 भी आ सकते हैं, 2 1 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, ध्यान से देखिएगा कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, इसको आपको देखना है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं? आपने देखा कि ईच एंड एवरी यानी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि प्रत्येक ऐसा एलिमेंट जो ए का है, फिर चाहे वो 1 हो, फिर चाहे वो 2 हो, फिर चाहे वो 3 हो, फॉर ऑल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो फॉर ऑल लिखते ही सारे एलिमेंट्स की बात हो रही होती है, यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 ये विशेष रूप से क्या आर में है या नहीं? तो 1 1 2 2 3 3 ये आर में है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब आप कहेंगे कि ऐसा फिर कैसे ढूंढें कि जो नहीं है? मान लीजिए मैंने R1 आपको डिफाइन किया और उसमें पेयर हैं 1 1 3 3 3 3 2 1 और 3 2। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 1 और 3 3 है, इसमें 2 2 अगर हम ले लें तो वो R में नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी फॉर ऑल प्रत्येक एलिमेंट के साथ खुद की जो इमेज है उसमें वो मिलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये होगी बात रिफ्लेक्सिव की। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। हिंदी में इसको कह सकते हैं सममित। ठीक है, कैसे कहेंगे? यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर जो है वो सिमेट्रिक कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। कब? जब ए कॉमा बी मेंबर हों आर के और साथ ही साथ बी कॉमा ए भी मेंबर हों आर के, जहां ए कॉमा बी दोनों एलिमेंट कहाँ से हैं? ए से हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम फॉर ऑल की कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, हमने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अगर कोई एक पेयर ए कॉमा बी आर में है तो उसका अपोजिट कर दीजिए, यानी बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। वही एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए ए में एलिमेंट थे 1 2 3 4, मैंने आर डिफाइन किया हुआ है, मान लीजिए 1 3 1 4 3 1 2 2 और 4 1। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आप इसका कोई भी पेयर ले लीजिए। मान लीजिए मैं 1 3 को देख रहा हूँ, तो 1 3 का उल्टा क्या होगा? 3 1 ये है। 1 4 का उल्टा क्या होगा? 4 1 ये है। 2 2 उसका भी उल्टा क्या होगा? 2 2 ही होगा, तो ये भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा आर है ये कैसा है? सिमेट्रिक है। ये कैसा है? सिमेट्रिक है। चलिए अगला देखते हैं, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, इसको आप लोग कम पढ़ते हैं थोड़ा, प्रतिसममित इसको हिंदी में कह सकते हैं, प्रतिसममित। बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, घूमिए
और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए, रिफ्रेश होइए और फिर वापस से कंटिन्यू कीजिए। जब किसी सेट पर कोई संबंध R जो है उसको प्रतिसम्मित दिखाना होगा तो कब दिखाएंगे हम? इफ़ एंड ओनली इफ A, B तो हो ही R में, एंड की बात कर रहे हैं, B, A भी हो R में, और साथ ही साथ A और B कैसे हो जाएं? बराबर हो जाए। तब हम कह सकते हैं कि ये कैसा कहलाएगा? एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। जितने भी सबसेट होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन लेता हूँ मैं ग्रेटर देन का, ठीक है, मैंने उसमें ग्रेटर देन लिया है तो x इज ग्रेटर देन y, ये पेयर रखा है और वो कैसा है? सिमेट्रिक है, यानी कि इसका अपोजिट यानी y इज ग्रेटर देन x, ये भी उसमें होना होगा R में, यानी ये भी R में है और ये भी R में है। इससे एक बात पता चलती है साफ साफ कि ऐसा तभी हो सकता है अगर ये रियल नंबर हैं तो, कि 2 3 से बड़ा है और हम कह रहे हैं कि 3 भी 2 से बड़ा है, तो ये बात तभी हो सकती है इस प्रकार की जब वो दोनों संख्याएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, यानी कि x = y, इससे ये इंडिकेशन हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में ये कैसा कहलाएगा? रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा या प्रतिसममित कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? कोई R आपने डिफाइन किया हुआ है जिसमें क्या मिलेगा आपको? A, B सच दैट A, B कहाँ से मेंबर हैं? A से ही हैं। तब A, B अगर R में है, B, C अगर R में है, तब A, C भी R में होना चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि ये जो संबंध है ये ट्रांजिटिव है और A, B, C तीनों के तीनों कहाँ के मेंबर होने चाहिए? सेट A के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक सेट हो गया, यानी कि अगर मैं R इसी तरह से डिफाइन करूँ, वही एक एग्जांपल लेते हुए 1 2 3 4 मान लीजिए कोई सेट है, R मैंने डिफाइन किया हुआ है कि इसमें 1, 2 भी आ गया है, फिर मैं बात करूँ तो 2, 3 भी आ गया है और 1, 3 भी आ गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपने जैसे ही वैल्यू ली है 1, 2 को तो और 2, 3 को, तो इनसे बनने वाला तीसरा एक सेट 1, 3 वो भी R में है, तो ये कैसा कहलाएगा? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट और पांचवा आता है वो है आपका आइडेंटिटी और तत्समक, इसको कहेंगे हिंदी में। तत्समक का जो मतलब है वो साफ है कि सारे के सारे खुद से खुद में ही निरूपित होने वाले जो पेयर हैं वही आपके तत्समक संबंध कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात है कि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक जो एलिमेंट है वो केवल स्वयं से संबद्ध है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसी सेट को फिर से वापस बना लें तो IA में कौन कौन से अवयव आएंगे? 1, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा। तो ये जो है वो क्या कहलाएंगे? तत्समक संबंध कहलाएंगे यदि 1, 2, 3 A के सेट एलिमेंट रहे हों, ठीक है। 4 ले लेंगे तो 4, 4 भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, एक खास बात ये है कि याद रखने योग्य बात कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट A पर कोई आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की भी तो यही प्रॉपर्टी थी। तो क्या हम कहने जा रहे हैं कि ईच आइडेंटिटी रिलेशन जो है उसी सेट पर वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो स्वतुल्य रिलेशन है यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन को भी दर्शाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है जो इन 5 प्रकार के बाइनरी रिलेशन से मिलकर बना होता है, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण 3 संबंधों को हम ले लेते हैं और उन पर आधारित हम उसको बना लेते हैं और उसको कहते हैं हम एक नए प्रकार का संबंध, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। किसी सेट A पर कोई संबंध जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा इफ़, ये जितनी भी बात मैं बोल देता हूँ इसको आप लोग लिख लिया करिए,
क्योंकि मैं यहाँ लिखने से बच रहा हूँ वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आर जो है वो कैसा हो, पहली कंडीशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव। क्या था रिफ्लेक्सिव होने की बात, यानी कि ए जो हैं वो आर में होने चाहिए। फॉर ऑल लगाया हुआ है यहाँ पर, हमने ध्यान देना है इसको। फॉर ऑल कंडीशन के साथ रिफ्लेक्सिव होता है, बाकी कोई फॉर ऑल का नहीं है। दूसरा है आर इज सिमेट्रिक। कैसा हो वो, सिमेट्रिक हो, सममित हो। उसके लिए क्या कंडीशन थी कि ए बी भी आर में है, तो साफ बात है कि क्या और होना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए, जहाँ ए बी जो हैं वो कहाँ के मेंबर हैं, ए के मेंबर हैं। तीसरी कंडीशन है कि आर जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है, तो इसका मतलब हुआ कि ए सी भी आर में होना चाहिए, और ए बी सी तीनों के तीनों मेंबर कहाँ के हैं, ए के। ठीक है, तो ये आपको एक बेहतरीन सी जो चीज़ है ये मैंने आपको एक ही जगह पर बता दी, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, इन सवालों की भी बात करेंगे। आगे देखते हैं, एक और रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट दे सकते हैं हम इम्पोर्टेंट? सबसे पहली बात क्या, कि किसी सेट ए पर कोई संबंध जो आर है वो सिमेट्रिक अगर है, या मैं इसको लिख देता हूँ, ए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑन ए इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल्स टू आर इनवर्स। ध्यान देने योग्य बात है, ये सब रिजल्ट जो निकले हैं वो अभी परिभाषा से ही निकले हैं। सिमेट्रिक में आपने देखा था कि ए बी भी आर में होना चाहिए और बी ए भी आर में होना चाहिए, और आर इनवर्स की परिभाषा ये थी कि आर के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको बदल दीजिए। तो आपने देख लिया कि जो आर इनवर्स है और आर है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इसी पर हमने क्या कर लिया, एक रिजल्ट बना लिया, एक थ्योरम बना लिया। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, एक और, कोई सेट ए है, ऑन अ सेट ए, तब क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, कोई आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, पहली बात। इसी तरीके से अगर आर जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, तो आर इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। सी की अगर बात करें कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है, तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। ये भी आप एक रिजल्ट के रूप में याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस भी आता है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी दो संबंधों का हम कंपोजिशन करते हैं, संयोजन करते हैं, जोड़ते हैं, तो मान लीजिए कि ए बी सी कोई तीन सेट हैं, और आर जो है वो ए से बी में कोई रिलेशन है, और एस जो है वो बी से सी में कोई रिलेशन है। ठीक है, तब आर और एस इन दोनों का जो संयोजन कहलाएगा वो SOR लिखा जाएगा उल्टा। ठीक है, SOR लिखा जाएगा, और वो किससे किस में संबंध बनेगा, वो ए से लेकर के सी में एक संबंध बन जाएगा। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ASORC। ठीक है, ए का एलिमेंट ए है और सी का एलिमेंट स्मॉल सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, रिलेशंस का संयोजन भी कहलाता है, और इस पर एक थ्योरम भी बनती है, वही इनवर्स वाली थ्योरम बनती है। SOR यानी कि S और R का क्या है, संयोजन है, कंपोजिशन है। इसका अगर आप इनवर्स करते हैं तो R इनवर्स कंपोजिशन ऑफ S इनवर्स ये बनता है। ठीक है, ये भी एक थ्योरम या इसका एक रिजल्ट आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, संबंधों का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आभास होगा कि किस प्रकार से हम इन सब प्रश्नों को कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं बात करूँगा इक्विवेलेंस रिलेशन की, यानी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को लेकर के।
मान लीजिए मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, वही एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक ऐसा संबंध चाह रहा हूँ, रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्सिव तो हो, लेकिन और रिफ्लेक्सिव के साथ साथ एक और ले लेते हैं इसी में, सिमेट्रिक भी दिखा दीजिए, सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। या एक काम कर लीजिए, इसको तो सिमेट्रिक को दिखाना आसान होता है, तो मैं ट्रांजिटिव दिखा देता हूँ और सिमेट्रिक नहीं दिखाता हूँ, इससे आपको आसानी हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ट्रांजिटिव हो, जो आपके लिए टिपिकल रहेगा मैं उसे पहले ले लेता हूँ, और सिमेट्रिक नहीं हो, सिमेट्रिक जो है वो नहीं चाहिए मुझे। एक ऐसा रिलेशन आप इसमें से ढूंढिए। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं अब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव हो, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए साफ साफ बात है कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए के सारे पेयर खुद के साथ, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4, ये सब के सब किस में होंगे, आर में होंगे, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है। ये कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं अलग अलग। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव की बात हो रही है जब 1 और 2 अगर आर में है, 2, 3 अगर आर में है, तो 1, 3 को भी आर में होना होगा, ठीक है। मैंने केवल यहाँ एक ही पेयर लिया 1, 2 और 2, 3 को दिखाते हुए, तीसरा जो है 1, 3 ले लिया। बाकी और भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल की ज़रूरत है, लेकिन ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक में फॉर ऑल की कोई कंडीशन नहीं होती है। अब मान लीजिए मैंने आर को डिफाइन किया, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसी के साथ साथ 1, 2, 2, 3 और 1, 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है, रिलेशन है, सॉरी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि इसमें ए के सारे अवयव फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए खुद के साथ जो इमेज है, स्वतुल्यता है, वो है, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो 1, 2 है, 2, 3 है, तो इनसे अगला बनने वाला यानी 1, 3 भी आर का मेंबर है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो देखिए 1, 2 तो 2, 1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है इसमें, 2, 3 तो 3, 2 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है इसमें, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमने खुद से एक एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है। अब आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा कि एक रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। अब एक बनाइएगा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि कोई दिया हुआ जो अगर फंक्शन है उसमें हम कैसे प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। एक अच्छा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक सेट आई पर डिफाइन कोई रिलेशन है ए आर बी, इस प्रकार से डिफाइन है कि ए माइनस बी जो है वो 7 से डिविजिबल है या विभाज्य है, ठीक है। ये एक प्रश्न है और आपसे कहा गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी अभी इक्विवेलेंस रिलेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक होंगे और ट्रांजिटिव होंगे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्रम से बात करेंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, हम इस संबंध को देखने की कोशिश करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ध्यान देना कि इंटीजर सेट है, यानी ए कॉमा बी लेने कहाँ से हैं, आई से लेने हैं, और ए माइनस बी 7 से विभाज्य है, ये रिलेशन है, यानी आर के वो सभी मेंबर हैं जो ए माइनस बी, 2 ऐसे इंटीजर जिनका डिफरेंस 7 से विभाज्य है, वो सब के सब किसके पार्ट हैं, आर के पार्ट हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया है ए। अब रिफ्लेक्सिव को दिखाने के लिए ए का ए के साथ ही डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस ए इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, और जो कि क्या होता है, 7 से विभाज्य होता है, 7 से विभाज्य होता है।
इसका मतलब ए रिलेटेड हो चुका है ए से, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट। ठीक है, यानी कि ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई, यानी कि जो आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ऑन आई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिक को कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज कीजिए ए कॉमा बी कहाँ के मेंबर हैं? आई के हैं। ठीक है, तो ए रिलेटेड है किससे? बी से। तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा कि ए माइनस बी जो है वो 7 से विभाज्य है। अब अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो बी माइनस ए भी तो 7 से विभाज्य होगा, नेगेटिव ही तो हो गया है, वो भी विभाज्य है। और अगर मैं इस b माइनस ए को, क्योंकि नेगेटिव है और इंटीजर में जो नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव भी होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये b माइनस ए ही है। b माइनस ए 7 से विभाज्य है। अब b माइनस ए जब 7 से विभाज्य है तो साफ बात हो गया है कि b जो है वो रिलेटेड हो गया है a से। a रिलेटेड b से था, अब हो गया है b रिलेटेड a, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, यानी a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी आर में है। आगे देखते हैं, अब क्या प्रूफ करना है हमको? ये ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव 3 एलिमेंट ले लीजिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। इस प्रकार से हैं कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से। ए रिलेटेड है अगर बी से, तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि ए माइनस बी जो है वो 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। और बी रिलेटेड है सी से, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि वो भी 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब a माइनस बी और b माइनस सी 7 से विभाज्य हैं, तो मैं अगर ये कहना चाहूँ कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी ये भी तो 7 से विभाज्य होगा। फिर देखिए सोच के, 7 से विभाज्य है। ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर मैं ये बात कहूँ कि a माइनस बी 7 से विभाज्य है और वो मान लीजिए 7m टाइम विभाज्य होता है, b माइनस सी 7n टाइम विभाज्य होता है, तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो 7m प्लस 7n, 7 कॉमन हो गया, m प्लस n, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन भी 7 से विभाज्य हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब b से b तो यहाँ कट गया, केवल क्या बचा? a माइनस सी जो कि 7 से क्या हो गया है? विभाज्य हो गया है। और अगर a माइनस सी 7 से विभाज्य है तो इसका सीधा सा मतलब है कि a रिलेटेड है किससे? c से। तो जब a रिलेटेड b से था, b रिलेटेड c से था, तो रिजल्ट क्या निकला? a रिलेटेड है c से। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है? ट्रांजिटिव भी है। और जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये कैसा है एक रिलेशन? यह रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आप इसका एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जहाँ 7 से विभाज्य हमने लिखा था वहाँ 5 से विभाज्य करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी सवाल को करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी सवाल अगर आप देखना चाहें तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कायदे से समझ में आ जाएगी। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ऐसे प्रश्न की तरफ जहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होंगी। अब इस क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि कोई n नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइन है। r जो है वो है a कॉमा बी, और इस प्रकार से है कि a कॉमा बी हैं कहाँ से? n से हैं, और साथ ही साथ में b जो है b इज़ डिविजिबल बाई a। ठीक है, तो ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वही सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? चेक रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई a ऐसा ले लीजिए जो नेचुरल नंबर से है। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो a कॉमा a अगर बिलोंग्स टू r में है तो इसका मतलब क्या a से डिवाइड होगा? a इज़ डिविजिबल बाई a, बिल्कुल सही है, बाई a। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अगर दूसरी बात करें हम इसके सिमेट्रिक होने की, किसके? सिमेट्रिक होने की, तो मान लीजिए कि मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। ठीक है, a इक्वल्स टू 2 ले लिया, b इक्वल्स टू मैंने 6 ले लिया। तो क्या a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू
R है, यानी 6 इज़ डिविजिबल बाई 2, ये तो है, यानी 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये तो बात ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट करेंगे, यानी कि B, A भी क्या R में है, तो आप देख पा रहे हैं कि B, A R में नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं रहा है। ट्रांजिटिव की अगर आप बात करें तो अगर A जो है वो B को डिवाइड कर पा रहा है और B जो है वो C को डिवाइड कर पा रहा है, तब गारंटी की बात है कि A जो है वो C को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं रहा, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब देखिए, मैं कुछ रिलेशंस को जो इक्विवेलेंस हैं या नहीं हैं, इसको लेकर के मैं सीधा सीधा आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी होगी इस बात को समझने के लिए कि किस प्रकार से इक्विवेलेंस रिलेशंस डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और नहीं होगा। जैसे मैंने अभी अभी डिविजिबल वाली बात कही थी कि आप वहाँ 5 रख लीजिए, 7 हमने रखा था, 11 भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार का एक देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ रिजल्ट के रूप में, हैश लगाता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है। R अगर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है जिसमें x, y है I के साथ में और x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एनी एलिमेंट m, ठीक है, किसी भी m से डिवाइड है x माइनस वाई, तो ये रिलेशन हमेशा कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, ये अब जो m है ये आप कुछ भी ले सकते हैं, डिफरेंस अगर आप ले रहे हैं दो इंटीजर का तो वो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल ही आएगा m से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे दूसरे की। अगर यही मॉड्यूलो भी हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, तब भी जो है वो डिविजिबल ही होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा एक और बता देता हूँ आपको। जैसे इसी के बारे में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, R कोई डिफाइन है मेरे पास और इस प्रकार से पेयर हैं उसमें A, B और C, D के साथ कि A प्लस D बराबर है B प्लस C के साथ में, और A, B जो हैं वो रिलेटेड हैं C, D से, ठीक है। और किस प्रकार से हैं कि A प्लस D जो है वो बराबर है B प्लस C से, और ये डिफाइन है n क्रॉस n पर नेचुरल नंबर के साथ। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोग प्रयोग कर सकते हैं आगे। ऐसे ही अगर एक और बार रिलेशन लिया जाए, A, B रिलेटेड है C, D के साथ और n क्रॉस n पर ही डिफाइन है ये भी रिलेशन, तब R जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जाए कि AD बराबर BC हो जाए, तब भी ये रिलेशन हमेशा कैसा होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई है इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर के। आशा करता हूँ कि आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आप इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। मान लीजिए प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, x माइनस वाई 5 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य, इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं आप इसके लिए। दूसरा, इस प्रकार के प्रश्न भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए A रिलेटेड है B से और इस प्रकार से R जो है डिफाइन है कि उसमें सारे के सारे A, B हैं और 3A प्लस 4B वो जो है 7 से विभाज्य है, ठीक है। एक आप ये ले सकते हैं सवाल। दूसरा, एक R इसी प्रकार से डिफाइन कर लीजिए, सारे सारे A भी हैं और 4A प्लस 7B जो है वो 11 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के भी जो रिलेशंस हैं ये सब के सब कैसे आएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे। ध्यान दीजिएगा कि A, B जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ इंटीजर से हैं, पूर्णांक से हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई है आपके इक्विवेलेंस रिलेशंस को लेकर के। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और एक बड़ा टॉपिक लेते हैं और वो है आपका इक्विवेलेंस क्लास, तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग, या कह सकते हैं इसको इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। ये क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास जो है वो बहुत सरल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इक्विवेलेंस जो क्लास होती है उसको हम बड़े कोष्ठक के साथ डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि x इस तरह से हमने लिखा हुआ है तो ये क्लास x कहलाएगी।
या इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। इसके अंतर्गत वो सारे के सारे y आ जाएंगे जो किस प्रकार से हैं, y बिलोंग्स टू मान लीजिए a है और x, y जो हैं वो कहाँ के पेयर हैं, वो r के पेयर हैं। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। मान लीजिए a है आपके पास 1 2 3 4 5, मैंने काफ़ी बड़ा एक सेट ले लिया। r में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1, 1, मैंने अपनी तरफ से r डिफाइन कर रहा हूँ 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5, यानी रिफ्लेक्सिव तो मैंने ले ही लिया इसको। अब 1, 2 मैंने अपनी तरफ से ले लिया तो 2, 1 ले लिया। सिमेट्रिक बनाने के लिए 4, 5 दिया है तो 5, 4 भी मैंने ले लिया है। ठीक है यहाँ तक। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास जो है वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशंस के ही साथ चलती है, उसी में हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अब हम इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। तो निकालिए ज़रा। क्लास 1 की भी देखेंगे हम, क्लास 2 की भी देखेंगे, क्लास 3 की भी देखेंगे, क्लास 4 की भी देखेंगे और क्लास इक्विवेलेंस हम देखेंगे 5 की भी। 5 ही हमारे पास एलिमेंट थे, उन्हीं के हिसाब से हम निकालने जा रहे हैं। अब हमको देखना होगा कि जो 1 है, जब 1 की हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो 1 ने किस किस के साथ में पेयर बनाया हुआ है, ये हमको देखना है। तो 1 जो है वो किसके साथ बनाया हुआ है, 1 1 के साथ बनाया हुआ है और 1 2 के साथ बनाया हुआ है। ये 2, 1 है तो ये 1 यहाँ पेयर में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात होती है, यानी 1, 2 और 2, 1 जो है एक बात नहीं होगी। तो 1 ने खुद 1 के साथ भी बनाया हुआ है और 2 के साथ भी बनाया हुआ है, तो ये इसकी 1 की क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। 2 की बात करते हैं तो 2 ने खुद 2 के साथ भी बनाया है और 1 के साथ भी बनाया है। अच्छा, ये चीज़ इक्विवेलेंस क्लास की एक बहुत अच्छी खास बात होती है कि अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 आया था तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 ने केवल खुद के साथ ही किया है तो वो 3 ही आ गया और कहीं कुछ नहीं बनाया है। 4 की बात करें तो 4 ने 4 के साथ भी बनाया है, 5 के साथ भी बनाया है। ऐसे ही 5 की अगर बात करें तो ये 5 ने 4 के साथ भी बनाया है, 5 के साथ भी बनाया है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। खास बात ये है कि इक्विवेलेंस क्लास के सारे जितनी भी क्लास बन सकती हैं उन सब का अगर यूनियन लेंगे तो वापस से सेट आ जाएगा। यानी कि 1 का भी यूनियन ले लीजिए, 2 का भी यूनियन ले लीजिए, 3 का भी ले लीजिए, 4 का भी ले लीजिए और 5 का भी ले लीजिए। इन सबको अगर हम यूनियन ले लें तो वापस से आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। यही रीज़न है कि ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पार्टीशन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्टीशन ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन कौन कौन से आ गए हैं, एक तो आ गया है आपका 1, 2, ठीक है, इसको हम पार्टीशन 1 बोल देते हैं। एक आ गया अकेला 3, पार्टीशन 2 हो गया। एक आ गया 4, 5, ये आपका पार्टीशन 3 हो गया। तीनों का यूनियन अगर आप लेते हैं तो वापस से आपको सेट ए मिल जाता है। तो ये बात हो गई पार्टीशन की। अच्छा, अगर ये छोटे और बड़े की बात करें तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपने कोई एक सेट लिया है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ ही किया है तो ऐसी स्थिति में जब आप इक्विवेलेंस क्लास को बांटेंगे और पार्टीशन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका पार्टीशन जो है वो केवल 1 ही निकल के आएगा। क्योंकि अगर केवल यहाँ तक हम जो है अगर R लिए होते तो 1 का 1 से 2 का 2 से, तो हर एक की जो क्लास निकल के आती वो खुद का खुद में ही रहता और सारे के सारे 5 टाइप की इक्विवेलेंट क्लास निकल जाती, यानी 5 पार्टीशन अलग अलग बन जाते। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम बात करेंगे तो अगर आपने सबसे छोटे इक्विवेलेंस क्लास को अगर जनरेट किया और नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो कम से कम हो सकता है 1 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है n, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो। अच्छा, एक बार उल्टा भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको पार्टीशन दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए पार्टीशन आपको दे रखा है P में 1, 2, 3 और इसकी हेल्प से आपको चाहिए कि वापस से R निकालिए किस रिलेशन का ये पार्टीशन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पार्टीशन का उस पार्टीशन के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। 1, 2, 3 का 1, 2, 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, वही सारा का सारा R निकल के आ जाएगा कि जिसका वो पार्टीशन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक सारी बात हो गई हमारी फंक्शन की। और अब जो बात हम करेंगे फंक्शन की, रिलेशन की बात कंप्लीट हो चुकी है, फंक्शन की बात करेंगे। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब इससे आगे हम चल करके
फंक्शन के लिए भी एक अलग वीडियो बना देते हैं, जिससे कि आपका रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल सेपरेट होकर के और आगे चला जाएगा। तो इसी 2 वीडियो के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। कोशिश थी मेरी कि एक ही वीडियो में आ जाए, लेकिन काफ़ी वीडियो बड़ी हो जा रही है, तो इसके लिए अब फंक्शन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप धैर्य के साथ इसको सुन पाए हैं और साथ साथ आपने प्रैक्टिस की है, जहां जहां मैंने कहा है कि इसके प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वहां आप वीडियो को पॉज कर दें और अपनी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के साथ पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको, तो बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस जब कर लिए होंगे तो सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी और पूरे चैप्टर का आपका रिविजन हो जाएगा। पुनः आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता इसको कभी नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशंस हैं उसका रिवीजन आप लोगों का हो गया होगा। अगर वास्तव में आपने इसी प्रकार से काम किया है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यूं ही कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।